दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लीनेथ ब्रूक्स का एक वर्क डिस्कस करेंगे, द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। ये एक ऐसे है जिसको 1947 में इन्होंने पब्लिश करवाया था और किस तरह से ये न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़ा है इसकी हम बात करेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स ये एक ऐसे है क्लीनेथ ब्रूक्स का। दोस्तों बहुत ही कमाल का वर्क है। मैं ठीक से समझाना चाहता हूँ। पहले इस पैराडॉक्स का मतलब समझते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है विरोधाभास। जो पहले बात कही जाए अजीब लगे सुनने में, लेकिन बाद में आपको लगता है कि बड़ी गहरी बात की गई है। जैसे एक पैराडॉक्स का एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पहले आपको पैसा खर्च करना होगा। सुनने में बहुत ही पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लगता है, क्योंकि पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद में ही पैसा कमाने को आपको मिलेगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि आपको जो कुछ भी चाहिए पहले आपको दुनिया को देना पड़ेगा। प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, अगर पैसा चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही मिलती है। पहले ये चीज़ें सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि बात बहुत गहरी है। तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स किसको बोला है क्लीनेथ ब्रूक्स ने? यहाँ पर तो पोएटिक लैंग्वेज को, पोएट्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स बोला है क्लीनेथ ब्रूक्स ने यहाँ पर। राइटर 20th सेंचुरी के अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ा नाम थे। काफ़ी हद तक ये न्यू क्रिटिसिज्म से भी जुड़े हुए थे। किस तरह से जुड़े हुए थे मैं अभी आके आपको समझाऊंगा। देखो, ये क्लोज रीडिंग की बात करते थे। पहले मैं लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स के बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसे है, 1947 में पब्लिश हुआ था। इस ऐसे में उन्होंने बताया कि पैराडॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोएटिक एक्सप्रेशन में। पोएटिक एक्सप्रेशन मतलब पोएट जो अपनी बात बताना चाहते हैं उस चीज़ में पैराडॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? पूरी दुनिया ऐसा समझती है ये एक बहुत ही डेकोरेटिव डिवाइस होता है पैराडॉक्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रूक्स ने एक आर्ग्यूमेंट दिया साइंस की लैंग्वेज का, कि साइंस जो होता है ना, साइंस चाहे मेडिकल साइंस हो चाहे केमिकल साइंस हो, किसी भी टाइप का साइंस होता है, साइंस की लैंग्वेज में और पोएट्री की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क होता है। साइंस की लैंग्वेज का मकसद होता है हाईएस्ट लेवल की क्लियरिटी, डायरेक्टनेस बताना, मतलब फैक्चुअल एक्यूरेसी। आपको ये बताना कि क्लियर क्या होता है, साफ चीज़ें बताना। हर टाइप के पैराडॉक्स को साइंस की लैंग्वेज ख़त्म करने की कोशिश करती है। समझ रहे हो? अगर मैंने बोल दिया कि पैसा कमाने के लिए पहले तुम्हें पैसा खर्च करना होगा, तो क्या कहना चाहते हो? साइंस की लैंग्वेज में पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये साइंस की लैंग्वेज कहती है। लेकिन पोएट्स की लैंग्वेज जानबूझकर पैराडॉक्स को अपनाती है। वो सीधे आपको बात नहीं बताती, वो घुमा फिरा कर आपको बात बताती, ताकि उस बात को आप फील कर सको। पोएट्री कभी भी अपनी बातें साफ नहीं बताई जाती। पोएट्री में भले ही साइंस की लैंग्वेज ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन पोएट्री लिखने वालों में एक ख़ास बात होती है, वो साइंटिस्टों की तरह पहले से मौजूद सिस्टम फार्मूलाज पर काम नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते फार्मूलाज को। अपनी खुद की लैंग्वेज बनाते हैं, अपना खुद का यूनिक विजन दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। पैराडॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से पोएट्स अपने मन में, अपने दिमाग में कभी साथ ना आने वाले विचारों को एक साथ लाते हैं। जैसे जॉन डन किया करते थे, जैसे मिल्टन करते थे, जैसे वर्ड्सवर्थ करते थे। इससे पढ़ने वाला रीडर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर पोएट्री में शामिल हो जाता है। जैसे कि मैंने जो शुरू में बात बोली, आप इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर दोनों तरीके से शामिल हो गए उस बात में। कभी ऐसा होता है कि हर बात का जवाब आपको लॉजिक से नहीं मिलता, कभी वो चीज़ें आपको फील करनी होती है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, उसका एग्जाम्पल देते हैं ये। वर्ड्सवर्थ खुद इस पोएम के अंदर खुद और एक साथ में छोटी बच्ची थी, दोनों इवनिंग को अपने तरीके से देखते हैं, एक ब्यूटीफुल इवनिंग को। इस चीज़ को बताने के लिए वर्ड्सवर्थ कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करें ताकि रीडर को फील हो? पैराडॉक्स की लैंग्वेज का यूज़ करना होगा कि मैं अलग तरीके से उस इवनिंग को फील कर रहा था, वो बच्ची अलग तरीके से कर रही थी। उनकी एक इस पोएम को पढ़ोगे ना, एक वर्ड में कई लेयर्स मिलेगी आपको। इसी लेयर्स वाली लैंग्वेज में पोएट्री लिखी जाती है। वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम का एग्जांपल देते हैं, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज।
फिर जॉन डन की पोएम कैनोनाइजेशन का भी एग्जाम्पल देते हैं। ये पोएम तो एक प्राइम एग्जाम्पल की तरह बताते हैं वो। तीनों पोएम्स के नाम आपको याद रखने हैं। वर्ड्सवर्थ की 2 पोएम्स हैं, एक जॉन डन की पोएम है। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यू क्रिटिसिज्म के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। न्यू क्रिटिक्स को काफ़ी हेल्प मिली क्लिनेथ ब्रूक्स के इस वर्क से। इनके वर्क से ये न्यू क्रिटिक्स बोलते हैं कि देखो, ब्रूक्स सही बोल रहे हैं कि पोएट्री के अंदर ही सब कुछ होता है। आप बाहर की चीज़ों पर इतना ध्यान क्यों देते हो? ऑथर की लाइफ, उसकी बायोग्राफी, उसका कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को जानने की क्या ज़रूरत है? किस चीज़ ने पोएट को ये सब लिखने के लिए इंस्पायर किया होगा? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब फैक्चुअल चीज़ें, इन सब की क्या ज़रूरत है? आप पोएट्री की लैंग्वेज पर ध्यान दो ना, उसके अंदर जो डिवाइसेस यूज़ किए हैं उन पर ध्यान दो ना। क्रिटिसिज्म को इस तरह से क्लोज रीडिंग करके समझना, पोएट्री को क्लोज रीडिंग करके समझना चाहिए, इस चीज़ से सपोर्ट करते हैं क्लिनेथ ब्रूक्स। अब वैसे एक बात तो है, ब्रूक्स ने एक और बात कही है, एक और चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कि पोएट्री की समरी क्यों सुनाते हो आप लोग? मतलब सिंपल करके पोएट्री का सारा मज़ा ख़राब कर देते हो। तुम ऐसा करके पोएट की तौहीन करते हो। मतलब कैसे? अगर उसने अपनी पोएम को सिंपल करके ही समझाना होता तो वो खुद ही समझा देता, वो खुद बहुत पढ़ा लिखा था। जैसे वर्ड्सवर्थ को अपनी टेंटर्न एवेज सिंपल करके समझानी होती तो वो खुद ही समझा देता, काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था वो। उसने जानबूझकर अपनी पोएट्री में पैराडॉक्स डाले, पैराडॉक्स डाल के अपनी पोएट्री को कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि आप उसकी पोएट्री को फील कर सको। तुम उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर देते हो अगर तुम सिंपल करके उसकी समरी सुनाते हो तो। समरी के नाम पर उसकी पोएट्री को तुम बर्बाद कर रहे हो। तुम पोएट्री को टेक्स्ट की तरह ही पढ़ो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ऐसे समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर हमें भी क्रिटिसाइज़ किया है समरी सुनाने वालों को, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।